आईबीजीपी का जब यूज करेंगे, वो आईबीजीपी हम यूज करेंगे इस पी से इस पी के बीच में, जो हम यूज करेंगे वो आईबीजीपी यूज करेंगे। इस पी से बीच में क्या बनाएंगे, आईबीजीपी नेबरशिप बनाएंगे। तो यहाँ पर राउटर बीजीपी और नेबर में जो भी नेबर है, एस नंबर यहाँ सेम रहेगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 2 4, मतलब क्या है, एस नंबर सेम होने का मतलब क्या है, आपका नेबरशिप कौन सी है, आई बीजीपी। और यहाँ पर नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगेगा। नेक्स्ट हॉप आईबीजीपी में हमेशा नेक्स्ट हॉप सेल्फ क्यों लगता है, क्योंकि जब पैकेट फॉरवर्ड करता है तो वो अपना नेक्स्ट हॉप चेंज नहीं करता, इसलिए यहाँ नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगेगा। यहाँ पर भी सेम होगा, दूसरे पी राउटर पे भी नेबर बनाएगा वो आर P1 को, और साथ में नेक्स्ट हॉप सेल्फ बनाएगा। ये हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है, जो हम अभी समझेंगे बाद में। अभी थोड़ा सा हम समझ रहे हैं कि एमपीएलएस में होता कैसा कॉन्फ़िगरेशन। अभी बात करते हैं एमपीएलएस के आगे थोड़ा सा। व्हाट इज एमपीएलएस, हमने समझ लिया एमपीएलएस क्या है। तो मल्टी लेवल प्रोटोकॉल स्विचिंग है। मल्टी प्रोटोकॉल के बोलते इसको, बिसाइड आईपी टू कैन यूज टनल प्रीटी मच एनीथिंग्स, आईपी, IPv6, इथरनेट, पीपीपी, फ्रेम रिले, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करता है, इसलिए इसको मल्टी प्रोटोकॉल बोलते हैं। सिर्फ ये आईपी यूज नहीं, आईपी के बिसाइड आईपी के अलावा भी ये और दो चीजें यूज करता है, आईपी, IPv6, इथरनेट, पीपीपी, पॉइंट फ्रेम रिले, ये सब यूज करता है, इसलिए इसको मल्टी प्रोटोकॉल बोलते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। लेवल स्विचिंग को बोलते हैं फॉरवर्डिंग इज डन बेस्ड ऑन द लेवल, इसलिए इसको लेवल स्विचिंग बोलते हैं, क्योंकि लेवल के बेस पर फॉरवर्ड करता है पैकेट, इसलिए इसको। और नॉट लुकिंग अप द डेस्टिनेशन इन द राउटिंग टेबल, ये राउटिंग टेबल में जाके अपना डेस्टिनेशन चेक नहीं करता, राउटिंग लुकअप नहीं करता, डायरेक्टली लेवल के बेस पे पैकेट को आगे फॉरवर्ड करता है, इसलिए इसको लेवल स्विचिंग बोलते हैं। मल्टी प्रोटोकॉल मतलब एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, आईपी, IPv6, इथरनेट, पीपीपी, फ्रेम रिले आदि, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज करता है, इसलिए इसको मल्टी प्रोटोकॉल बोलते हैं। लेवल स्विचिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर पैकेट को फॉरवर्ड करता है बेस्ड ऑन लेवल करता है। एम्प्लेस can do anything that any of other tunneling protocol support, and it can also do lot more than. So let's start something simple. Let's replace GRE tunnel from the previous example Amplius, so I can explain how to use level. So अभी आपको एमपीएलएस जो लगाते हैं, आईबीजीपी में कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, राउटर बीजीपी और उसका एस नंबर, नेबर में जो भी नेबर आपका पी से पी के बीच में हम क्या बनाएंगे, आईबीजीपी कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो उसका रिमोट एस नंबर, और नेक्स्ट ऑफ सेल्फ तो आएगा, फिर अपडेट सोर्स दूसरा होता है। दो कमांड इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आने वाली है पी के ऊपर, अपडेट सोर्स और नेक्स्ट ऑफ सेल्फ। नेक्स्ट ऑफ सेल्फ मतलब जब पैकेट जाएगा बाहर तो नेक्स्ट ऑफ किसकी लेके जाएगा, खुद की लेके जाएगा, जो भी हम बताएंगे। अभी नेक्स्ट ऑफ सेल्फ मतलब 4 है तो 4 जाएगा, और अपडेट सोर्स मतलब पैकेट जो सोर्स जाएगा किससे आएगा, फिजिकल इंटरफेस से जाएगा या लॉजिकल इंटरफेस से आएगा। तो हम बताएंगे कि अपडेट सोर्स आपका लॉजिकल यानी लूपबैक के थ्रू जाने वाला है। तो ये सब आपको आईबीजीपी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जो हम समझ लेंगे नेक्स्ट ऑफ सेल्फ क्या है, अपडेट सोर्स क्या है आगे। अब एम्प्लेस ऐसे ही जो आपका दूसरा पी राउटर होगा वहाँ पे नेबर किसके साथ बना रहे हैं, रिमोट एस नंबर कौन सा है, अपडेट सोर्स खुद का लूपबैक रहेगा, और नेक्स्ट में जो सामने वाला राउटर है उसका वो, और नेक्स्ट ऑफ सेल्फ लगा देंगे इसके ऊपर। एम्प्लेस का कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है आपका एम्प्लेस का। एम्प्लेस में कोई बड़ी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, एम्प्लेस आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अभी एम्प्लेस में कुछ नहीं है। एम्प्लेस में सिर्फ एक वर्ड यूज करते हैं, एम्प्लेस आईपी, मतलब जो भी इंटरफेस है, कौन से इंटरफेस के ऊपर, ये जो इंटरफेस है ये वाला 0/2, 0/1, 0/2 और 0/2, ये इनके बीच में एक लेवल आप एक एनेबल करेंगे, वो जो एनेबल करेंगे वो क्या एनेबल करेंगे, एम्प्लेस आईपी एक कमांड डालेंगे। सो दिस इज एक्साइटिंग
पार्ट्स लेट्स इनेबल एमप्लेस। एमप्लेस यदि किसी इंटरफेस के ऊपर इनेबल करना है तो कुछ ज़्यादा बहुत सिंपल है, एक छोटा सा कमांड है एमप्लेस आईपी, उतना अगर डाला आपका एमप्लेस इनेबल हो जाता है। So this is exciting parts. Let's enable mplace. So we'll do this on all interface that connected P to P1, P2 and P routers. जितने भी P1 है, P2 है, P राउटर है और जितने P राउटर है, उन सब के ऊपर आपको क्या करना है, उस इंटरफेस के ऊपर mplace IP, mplace IP, mplace IP ऐसा कमांड डालना है, जिससे क्या हो जाएगा, mplace जो है इनेबल हो जाएगा आपके राउटर के ऊपर। तो अभी आपका राउटर के ऊपर mplace इनेबल करना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला इंटरफेस, ये वाले पे और ये वाले पे, चारों इंटरफेस के ऊपर आपको एमप्लेस, कस्टमर वाले पर आपको एमप्लेस चलाना नहीं है। ये जीरो स्लैश जो आपका एमप्लेस एनेबल करना है वो सिर्फ आपको प्रोवाइडर यानी आईएसपी के एंड पे जितने भी इंटरफेस है उसी के ऊपर आपको एमप्लेस इनेबल करना है। आपको कस्टमर पे एमप्लेस नहीं चलता है, ध्यान रखना। तो कस्टमर का जो ये इंटरफेस है 0/1 0/1 जो कस्टमर का राउट से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर हमें एमप्लेस इनेबल नहीं करना है। एमप्लेस इनेबल कहाँ करना है, पी राउटर में, जो हमारा एक पी राउटर से कनेक्ट है उस पर जितने, और पी राउटर जो पी से कनेक्ट है इसी के बीच में करना है। कस्टमर से जो कनेक्टेशन है उसके बीच में हमें एमप्लेस इनेबल नहीं करना। तो एमप्लेस का इनेबल करने का एक सिंपल कमांड है, क्या नाम है, एमप्लेस आईपी। एमप्लेस इनेबल करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, एमप्लेस आईपी कमांड डालना है, इंटरफेस के अंदर जाना है। एग्जांपल अपन देखेंगे कैसे करेंगे, अभी प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम एमप्लेस को कैसे इनेबल करते हैं वो देखेंगे। इसको बोलेंगे हम हमारा पी राउटर, इसको भी पी बोलेंगे। ये जो हमारा रहेगा पी राउटर रहेगा, प्रोवाइडर एज राउटर और प्रोवाइडर राउटर। तो एमप्लेस जो हमारा इनेबल करेंगे इन्हीं के बीच में करेंगे, ये जितने इसके इंटरफेस है इन्हीं के बीच में, आईएसपी के एंड पे चालू होने वाला है। तो जैसे हमारे को मान लो यहाँ पे एमप्लेस इनके इंटरफेस के ऊपर एमप्लेस इनेबल करना है 0/, तो मैं क्या करूँगा, इंटरफेस के अंदर जाऊँगा, मान लो मेरे को कौन से इंटरफेस पे इनेबल करना है, F0/1 पे करना है। इंटरफेस के अंदर गया मैं 0/0, पास इथरनेट इंटरफेस है तो पास पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एमप्लेस लिखना है और आईपी, इसमें आपका एमप्लेस इनेबल हो जाएगा। क्या करना है, एमप्लेस आईपी। ऐसे मेरे को R2 के दोनों इंटरफेस पे लगाना है। तो एमप्लेस इनेबल करने के लिए बहुत ईजी है, एमप्लेस राइट, दूसरे इंटरफेस पे लगाना है, एमप्लेस राइट। ऐसे यहाँ पे भी आपको करना है R3 के ऊपर।
ऐसे एम प्लेस सबके ऊपर इनेबल करना है, जो भी हमारे आईएसपी के राउटर्स है उनके ऊपर। एम प्लेस, तो ये इससे क्या हो जाएगा, एम प्लेस इनेबल हो जाएगा। लेकिन कस्टमर का जो राउटर रहेगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं हम सी राउटर बोलते हैं, उसके ऊपर हम एम प्लेस चालू नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है, ये एम प्लेस जो आपको इनेबल करना है सिर्फ और सिर्फ आईएसपी एंड पे ही आपको करना है। कस्टमर के जो राउटर रहेंगे वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, एम प्लेस से रिलेटेड कुछ काम नहीं करना है, ध्यान रखना। तो सी के ऊपर वाला जो इंटरफेस है हमारा, ये 1/0 एफ, उसके ऊपर आपको ये नहीं करना। तो आपको इस सी के ऊपर कुछ नहीं करना। सी वाले ना तो आईएसपी वाले राउटर के इंटरफेस पे करना है और ना ही हमें इसके ऊपर करना है। ये वाला दोनों इंटरफेस के ऊपर हमारा एम प्लेस इनेबल नहीं होगा। F1/0 पे भी नहीं होगा, F00 पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी F00 पे नहीं होगा, यहाँ पे भी एम प्लेस इनेबल होगा इसके F00 पर, इसके F1/0 और F0 के ऊपर, और इसका F1/ यहीं पर ये जो इंटरफेस है इसके ऊपर ही हम एम प्लेस इनेबल करेंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे वो गलत इंटरफेस किया था, तो इंटरफेस भी हम यहाँ पे सही कर दिए, यहाँ पर एम प्लेस डिसेबल कर देंगे। और हमें इनेबल करना है सिर्फ 1/, जो इंटरफेस सिर्फ है उसी के ऊपर हमें इनेबल करना है, ठीक है। तो ये F1/0 था, इस पर करना है, F00 पे करना है, F1 से करना है। सो हमें यहाँ, सो दिस इज एक्साइटिंग पार्ट्स, लेट्स इनेबल एम प्लेस। सो हमने एम प्लेस इनेबल कर दिया सबके ऊपर, ठीक है। अभी एम प्लेस करने के लिए क्या हुआ है, यदि आपको देखना है कि एम प्लेस टेबल के जैसे देखते हैं तो तरीका है उसका, शो एम प्लेस फॉरवर्डिंग टेबल करके एक कमांड है, उससे हम एम प्लेस टेबल देख सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे। सो ये तो हमारा लेवल की बात भी हमारी हो गई। अब समझेंगे कि एम प्लेस और काम कैसे करता है। इस केवल ये इतने से काम नहीं रहेगा, इसके अलावा एक वीआरएफ भी बनता है यहाँ पे। इस जो पी राउटर रहता है, वीआरएफ का काम चलता है। सो वीआरएफ क्या होता है वो समझ लेंगे। वीआरएफ का पूरा नाम किसको पता है? वीआरएफ क्या होता है समझ में? हाँ रामदास जी, वीआरएफ क्या होता है सुना है नाम? वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्ड से कुछ होता है ना? तो लेकिन तो इसका पूरा नाम है वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। वीआरएफ is a technology include IP and internet protocols network routers that allow multiple instance of the routing table। क्या होता है ये वीआरएफ? आपको तो नाम तो पता है, जो वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग होता है, लेकिन क्या होता है? सबसे बड़ा काम क्या करता है? अलाउ मल्टीपल इंस्टेंस, यानी एक से ज्यादा इंस्टेंस बना सकते हैं ऑफ द राउटिंग। एक से ज्यादा इंस्टेंस बनाने का मतलब क्या होता है? ये लॉजिकली एक राउटर को क्या करता है वीआरएफ? मल्टीपल, एक फिजिकल तो आपका एक ही राउटर रहने वाला है, लेकिन उस फिजिकल राउटर के मल्टीपल राउटर बना देगा। मतलब एक राउटर एक ही रहने वाला है, लेकिन फिजिकली एक रहने वाला है, लेकिन वो लॉजिकली उसको इंस्टेंस में डिवाइड, मल्टीपल इंस्टेंस में डिवाइड कर देगा। मतलब आप एक, यदि आपके पास राउटर एक ही है और आप चाहते हो कि आप उस पर उसको 5 राउटर या 10 राउटर या 100 राउटर के जैसा काम करवाना है, अलग अलग सेपरेट राउटर जैसे सेपरेट रहते हैं ना आपके फिजिकल, जैसे आपके फिजिकल 100 राउटर है या 10 राउटर है, और आप चाहते हो कि फिजिकल अपने पास अवेलेबल नहीं है फिजिकली, और हमें एक ही राउटर को 10 राउटर बनाना है फिजिकल। सो क्या करेंगे? फिजिकल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो लॉजिकली बना सकते हैं, तो राउटर के अंदर भी राउटर आप बना सकते हैं। मतलब हर कस्टमर के लिए अलग से राउटर उसमें बन जाएगा, लॉजिकली बनाएंगे उसको।
और उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं VRF। VRF क्या है? वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड IP and Internet Protocol network routes that allow multiple instances of the routing table to exist in an IP route and work simultaneously. This increase the functionality by using network path to be segmented without using multiple. So IPF के बारे में और पढ़ना है हमें, तो IP with पहले तो आप VRF का पूरा नाम लिख लो, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। अब आपका राउटर एक ही रहने वाला है, लेकिन वो अलग अलग VRF में वर्चुअल राउटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक राउटर का कितने राउटर, जैसे आप ये 2 VRF बनाए, 2 राउटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 बनाओगे 3 में, 4 बनाओगे तो हर एक VRF का मतलब अपना अलग राउटिंग टेबल होगा। So virtual routing and forwarding in a VRF means क्या है? VRF is a virtual routing forwarding is a technology that allow multiple instance of a routing to coexist within the same router। यानी जो आपका सेम राउटर है उसके अंदर मल्टीपल राउटर बनाने का आपको फैसिलिटी दे रहा है। Because of the routing instance are independent, तो यहाँ पे जितना भी राउटिंग इंस्टेंस बनेंगे, जो राउटर बनेंगे वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। मतलब इसके ऊपर ये कोई डिपेंडेंसी नहीं, उसके ऊपर दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंसी। So overlapping IP address can be used without conflict each other। यदि एक कस्टमर एक IP यूज कर रहा है, अभी VRF की जरूरत क्यों है? दूसरा VRF की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि मान लो कस्टमर के ऊपर आपका जो वो नहीं है। अभी ये तो एक कस्टमर है, यहाँ लो मान लो दूसरा कस्टमर होता है, क्यों VRF बना रहे हैं उसको भी समझ लेंगे। अभी क्या हुआ, ये कस्टमर मान लो एक और कस्टमर है आपका, ये आपका C2 हो गया, ये C1 मान लो आपका। एक और राउटर लगा देते हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है हमको VRF बनाने की। आपका ये कस्टमर, ये C1, ये आपका C2। तो अभी आपका कस्टमर, ये भी मान लो एक नेटवर्क यूज कर रहा है 10.10.10. और ये सेम, ये वाला भी सेम यूज कर रहा है, ये वाला मान लो 11 का यूज कर रहा है। ये भी 11 का यूज कर रहा है। अब मान लो आपने यहाँ पर इस कस्टमर ने आपने रिप लगा रखा है और इस कस्टमर ने आपका AHRP लगा रखा है। अब यहाँ से मान लो यहाँ पे कुछ भी दूसरा प्रोटोकॉल दोनों ने यूज किया हुआ है, यहाँ से पैकेट जाएगा C1 का, तो रिप और AHRP में किसको ज्यादा प्रेफरेंस करेगा? पहले सबसे पहले राउटर क्या चेक करता है? मोस्ट स्पेसिफिक रूट चेक करता है। जब राउटर ये जाएगा यहाँ से पैकेट लेके, इस R3 के पास R3 जाएगा, R2 के पास R2 जाएगा, R1 के पास। अब यहाँ डिसीजन होगा किसके बेस पे? R1 के बेस डिसीजन होगा आपका मोस्ट स्पेसिफिक रूट। तो मोस्ट स्पेसिफिक यहाँ से मान लो उसको 24 का मिल रहा है, यहाँ से भी 24 का मिल रहा है, तो दोनों में टाई हो जाएगा। अब कौन जाएगा? उसके बाद जाता है वो एडी वैल्यू पे चेक करता है, तो रिप और AHRP पे चेक। अब उसको यहाँ से प्रीफिक्स 24 मिलेगा, इधर से भी 24 मिलेगा, तो वो देखेगा एडी वैल्यू। एडी वैल्यू इसकी रिप की 120 होती है, AHRP की 90 होती है, तो 90 मतलब इसके ऊपर चला जाएगा पैकेट। ये वाला कस्टमर भेजेगा
वो भी तब भी C1 के पास जाएगा, C2 वाला भेजेगा तब भी, जबकि C2 जो कस्टमर है वो तो अपने कस्टमर के पास भेजेगा, C2 वाले को इसके पास, कस्टमर 2 के पास। C1 वाला, C1 कस्टमर के अपने ही, मान लो ये एक अपना C1 का कस्टमर का है जो राउटर है 1, ये 1 वाला एक पुणे का राउटर है, एक मुंबई का राउटर है, तो अपने कस्टमर के पास भेजेगा, लेकिन पैकेट अपने कस्टमर के पास जाएगा ही नहीं। ये C2 भेजेगा तब भी C2 के पास आएगा, C1 भेजेगा तब भी C2 के पास आएगा। इससे तो क्या होगा फिर, जो दूसरा कस्टमर है C1 उसके पास कभी पैकेट पहुंचने ही वाला है। मतलब क्या हो गया, उसको तो पैकेट पहुंचेगा नहीं, तो उसका जो काम हो गया ये सब काम बंद हो जाएगा। मतलब आपका पैकेट हमेशा इसी तरीके से जाएगा, पहले वो मोस्ट स्पेसिफिक रूट देखेगा, यदि उसको दोनों जगह से जो प्रीफिक्स आ रही है वो 24 का है, तो ये राउटिंग इस R1 के ऊपर जो राउटर आएगा, रूट आएगा वो 20, दोनों को नेटवर्क सेम है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब वो सोचेगा यहाँ से कि किसके बेस पे मैं करूँ डिसीजन, तो वो क्या करेगा, मोस्ट स्पेसिफिक रूट देखेगा, यदि वो भी मैच हो गया तो नहीं, नेक्स्ट के पैरामीटर पे जाएगा, एडी वैल्यू के ऊपर जाएगा। सो यहाँ से जैसे C1 ने पैकेट भेजा, वो जाएगा R3 के पास, R3 भेजेगा R2 के पास, R2 भेजेगा R1 के पास। अब ये राउटर कंफ्यूज हो जाएगा R1, अब वो उसके पास 2 कस्टमर है या 50, 2 की बात करें, में से 10 ही कस्टमर ने 10.10 वाला नेटवर्क यूज कर लिया। अब ये राउटर R1 करेगा क्या, कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज होगा तो ये क्या करेगा, तो बस एक अपनी राउटिंग टेबल देखेगा, मोस्ट स्पेसिफिक रूट कहाँ से आ रहा है उसी के ऊपर हमेशा फॉरवर्ड, तो पैकेट भले चाहे यहाँ पे 500 कस्टमर जुड़े होंगे, तब भी वो ये C2 वाले कस्टमर को देख के भेजता रहेगा, बाकी कस्टमर को कोई पैकेट मिलेगा ही नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम थी पुराने मेथड के अंदर, ये समस्या आ रही थी, इसलिए हमें बनाना पड़ रहा है VRF। जब तक हर एक कस्टमर की राउटिंग टेबल अलग अलग नहीं होगी, सेपरेट VRF नहीं बनेगा, कस्टमर का अलग अलग इंस्टेंस नहीं बनेगा, तब तक यह इशू रिजोल्व नहीं हो सकता था। इसलिए ये VRF का कॉन्सेप्ट आया है। तो VRF का कॉन्सेप्ट क्यों आया, समझ में आया बात? किसी को डाउट हो तो पूछो भी कि VRF का कॉन्सेप्ट आने का रीजन क्या है, VRF विदाउट VRF और VRF में क्या फर्क पड़ रहा है। यहाँ से पैकेट जा रहा है लेकिन हमेशा कस्टमर C2 को ही मिल रहा है, बाकी वाले कस्टमर को तो पैकेट मिल रहा है, क्योंकि बाकी कस्टमर सब जगह रिप यूज कर रहे हैं और ये कस्टमर ये यूज कर रहे हैं, इसी को सब पैकेट आते जाएंगे, बाकी कस्टमर को पैकेट मिलेगा ही। सो समझ में आया VRF क्या है? VRF इज वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डिंग टेक्नोलॉजी टू अलाउ मल्टीपल इंस्टेंस बनाती है, मतलब एक राउटर को मल्टीपल राउटर में लॉजिकली आपको बनाने की फैसिलिटी देती है। सो ये क्या करिए, VRF virtual route forwarding is a technology that allow multiple instance of a routing table to coexist within the same router same at the same time पे आपका रहेगा, लेकिन आप VRF बना सकते हो। जितने भी कस्टमर है, हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग VRF बनाना आपको पड़ेगा, मतलब अलग अलग एक राउटिंग लॉजिकल राउटर बन जाएगा। वो जितने VRF रहेंगे मतलब उसका अलग, हर VRF का अपना राउटिंग टेबल अलग सेपरेट रहेगा, सब फंक्शनलिटी सेपरेट रहेगी। ग्लोबल VRF अलग रहेगा और एक VRF जो आप जितने भी चाहिए, जितने कस्टमर है उतने VRF आप एक राउटर के ऊपर बना सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ राउटिंग इंस्टेंस, हाँ बोलो। अरे VRF कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस को, मतलब इंटरफेस को कौन से इंटरफेस से करने हैं, कस्टमर वाले इंटरफेस से करने हैं कि अपना PE इंटरफेस से करने हैं? ये कस्टमर एंड वाले पे करना है, जो कस्टमर का राउटर है ना, जैसे ये आपका, ये देखो अपना टेबल किया, ये यहाँ पे लगेगा VRF जो लगेगा ना, ये वाला इंटरफेस पे लगेगा, जो कस्टमर से डायरेक्टली जो कनेक्ट रहेगा ना आपका, उस इंटरफेस पे यहाँ पे VRF बने, इस पे भी लगेगा। ठीक है, इधर नहीं लगेगा, इधर तो सिर्फ आपका वो चलेगा, लेबल जितने भी लेबल वाला होता है ना, MPLS IP, तो वहाँ पे अलग चलेगा। ये जो कस्टमर वाला है वहाँ पे VRF बने, तो कस्टमर के लिए बना रहे हैं ना ये VRF, किसके लिए बना रहे हैं? कस्टमर के लिए, क्योंकि ताकि उसके जो रूट से आपस में मिक्सअप नहीं हो, एक कस्टमर के रूट दूसरे कस्टमर से मिक्सअप ना हो, इसलिए अलग अलग उसका एक राउटिंग टेबल बनाएंगे सेपरेट, पूरा एक अलग राउटर की तरह काम करे, फंक्शन करे लॉजिकली। उसके लिए वो आप VRF हम यूज करेंगे, मतलब VRF क्या करेगा, मल्टीपल इंस्टेंस आपका बनाएगा, जितने VRF रहेंगे उतने आपके एक राउटर के अंदर मल्टीपल राउटर क्रिएट हो जाएंगे, लॉजिकली रहेंगे वो। आपने वो देखा, दोनों दो जगह पे सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। हाँ आपने देखा जैसे मुंबई एंड भी सेम इंटरफेस। हाँ वो सेम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्या, एक मिनट दोबारा बोलो।
नहीं, पुणे वाला जो रहेगा एज वहाँ पे भी और दूसरे एज पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ना फिर कॉन्फ़िगरेशन का। वीआरएफ का कॉन्फ़िगरेशन तो कुछ वो, हाँ वो रहेगा आरडी टीडी कुछ वैल्यूज रहेगा, कुछ सेम रहेगा। सेम रहेगा दोनों एंड पे। हाँ कुछ चीज़ें सेम रहेगी, वो सब ओपन करेंगे आगे जब बताऊंगा क्या क्या सेम रहने वाला। तो ये देखो ये इस तरह का अभी बनेगा कस्टमर, हर कस्टमर पी राउटर है आपका, ये हर कस्टमर के लिए। तो ये क्या करेगा, ये जो पी राउटर है हर इस सी राउटर देखो आप, तो यहाँ पर एक ऐसा एक अलग से अपना एक रूट बनाएगा, पैकेट फॉरवर्ड करेगा। जैसे मान लो इसके लिए ग्रीन कलर बना दिया, इसका रेड कलर बना दिया, तो ये थोड़ा समझाने के लिए बनाया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीआरएफ बनाना है। तो वीआरएफ बनाने का कमांड क्या है, आईपी वीआरएफ रेट। यदि वीआरएफ का आप नाम रख सकते हो, जैसे अभी आपको यहाँ बना के बताता हूँ। वीआरएफ बनाते कैसे, तो पहले आईपी वीआरएफ कमांड लगेगा, उसके बाद आप उस वीआरएफ का नाम डिसाइड करेंगे। मान लो कस्टमर ए के लिए बना रहे हैं, ए नाम रख दो उसका। ये बनाने के बाद आपको यहाँ पे फिक्स करना है क्या, आर डी आर टी दो वैल्यू होती है, वो फिक्स करनी पड़ती है नाम करने के बाद। तो आप क्या करेंगे, आर डी वैल्यू फिक्स करेंगे। आर डी को बोलते हैं रूट डिस्टिंग्विशर, इसकी वैल्यू आप फिक्स करेंगे। राउट डिस्टिंग्विशर में आप वैल्यू सेट करते हैं, जैसे आपने मान लो कोई भी 2 कोई वैल्यू रख दिया, तो ये वीआरएफ आपका ये हो जाता है। फिर इसके बाद जो कस्टमर का इंटरफेस रहता है, जैसे आपका यहाँ कस्टमर का इंटरफेस कौन सा 1/0 है, तो इस पे जाके आपको ये वीआरएफ अप्लाई करना पड़ता है, आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग कमांड आपको लगा। ये वीआरएफ को कॉन्फ़िगर करने का काम है। जैसे तो पहले आप एक बार समझेंगे क्या करेंगे, आईपी वीआरएफ का एक वीआरएफ क्रिएट करेंगे, इसको वीआरएफ क्रिएट करना है। वीआरएफ क्रिएट करने में कोई भी नाम रखेंगे, जैसे बी कस्टमर तो बी, उसके आरडी वैल्यू क्या रखेंगे, जो भी आपको रखना है 22 रखना है मान लो। एक आरडी वैल्यू होती है, आरटी वैल्यू होती है। रूट टारगेट बोलते हैं आरटी वैल्यू। उसमें आप बोथ कर सकते हैं, इंपोर्ट क्या कौन से रूट को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, दोनों तो आप बोथ कर देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और जो भी आपको वैल्यू आपको फिक्स करनी है, मान लो यहाँ पे आपको 2 कर दिए। मान लो कुछ अलग करनी है आपको 33 तो अलग भी कर सकते हो, सेम नहीं ले रहे। क्या कर रहा है, वीआरएफ बी डज नॉट हैव आरडी कॉन्फ़िगर। अच्छा इसका आरडी कॉन्फ़िगर कर देते हैं 33, इसके लिए नहीं होता है। दोनों आरटी आरटी वैल्यू को क्रिएट करेंगे। फिर दूसरा कस्टमर जो भी रहेगा उसके लिए आप जाएंगे इंटरफेस के अंदर, आईपी वीआरएफ जो भी आपका रहेगा, वीआरएफ अपने को नाम बनाया, जैसे बी बनाया तो बी, और उसके बाद आईपी सॉरी वो नाम जो हमारा आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग का कमांड डालेंगे। तो इंटरफेस के अंदर नहीं रहेगा, इंटरफेस के अंदर जाने पड़ेगा। 1/0 कमांड आएगा आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग, और फिर आईपी एड्रेस डालना आपको, जो भी इसका इंटरफेस पे जो भी आईपी आपका रहेगा वो आपको आईपी मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सब जो आपका काम है वो करना पड़ेगा यहाँ पे। आईपी जो भी आपको आईपी देना है वो आईपी डाल देंगे। क्या किया हम चेक कर लेते एक बार। पहले वीआरएफ क्रिएट किया हमने, वीआरएफ क्रिएट करने के लिए क्या किया हमने पहले समझ लेंगे।
नाम देंगे वीआरएफ का, आईपी वीआरएफ, जैसे बी किया था हमने भी, आईपी वीआरएफ नाम दिया उसको, क्रिएट किया, फिर उसका आरडी वैल्यू सेट करेंगे और एक आरटी वैल्यू सेट करेंगे। तो दोनों वैल्यू बोथ किया था इसलिए दोनों वैल्यू सेम ले लिए उसने। तो पहले आईपी वीआरएफ और वीआरएफ का नाम, फिर आरडी वैल्यू सेट करते हैं उसके अंदर, आरटी वैल्यू, दोनों अपन समझेंगे आरटी आरडी वैल्यू क्या होता है। फिर आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग हमने यूज किया था, तो इंटरफेस के अंदर जाएंगे, देखो ये इंटरफेस में गए और वो जो इंटरफेस के अंदर वो इंटरफेस आप डाल देंगे, जो भी इंटरफेस को आपको फॉरवर्डिंग में डालना है। कस्टमर जैसे आपका ये 1/0 किस में डालना है वो डालना है, तो आप यहाँ आएंगे इंटरफेस, किस कस्टमर कौन सी वीआरएफ में डालना है, आईपी वीआरएफ, एक मिनट इसका कमांड चेक कर लेते हैं। आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग, जो भी हमारा कस्टमर का नाम है, जैसे मान लो बी वाला है, हमने वीआरएफ कौन सा बनाया, बी के अंदर डालें तो ये इनेबल हो गया। अभी आईपी वीआरएफ और जो भी हमने वीआरएफ बनाया उसका नाम डाल दिया। कैसे दिखेगा आपको ये, तो कैसे दिखेगा, ये वीआरएफ के अंदर आ गया, इसको आईपी देना है, आईपी देते इसको, इंटरफेस के ऊपर आईपी देना है, आईपी एड्रेस, सिंपल अपन आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। इसका इंटरफेस चेक कर लेंगे, तो ये ऐसा आईपी इसका जैसे इंटरफेस रहता है, इंटरफेस को हम कस्टमर के जो एड पे जुड़ा हुआ है उस पर लिखेंगे आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग और आईपी एड्रेस डाल। जो हमने वीआरएफ बनाया, हमने वीआरएफ बनाया बी वाला, देखो कौन सा वीआरएफ बनाया, ये जो बी का वीआरएफ बनाया ये बी वाला ये बनाया है, और हमने ये साथ में हमारा 1/0 पे हमने अप्लाई भी किया है, ये वीआरएफ हमने यहाँ पे अप्लाई किया, बनाया कहाँ पे, ये यहाँ पे बनाया आईपी वीआरएफ, उसका आरटी वैल्यू आरटी वैल्यू। सो वीआरएफ से क्रिएट कर सकते हैं, अभी हम समझेंगे वीआरएफ कैसे क्रिएट करते हैं। आईपी वीआरएफ और उसका नाम जो भी कस्टमर के हिसाब से नाम रख सकते हैं, बी सी डी नाम है, जैसे पुणे का कस्टमर तो पुणे 1 या पुणे जो भी है आपको, क्या मान लो आपको याद विप्रो है कंपनी का नाम जिसके लिए वीआरएफ बना रहे हैं, तो यहाँ पर आईपी वीआरएफ मान लो विप्रो के लिए बनाया, विप्रो कंपनी के लिए, तो विप्रो के लिए कर दो, फिर उसका आरडी वैल्यू सेट कर दो, फिर आरटी वैल्यू सेट कर दो, सेम भी रख सकते हो आरडी आरटी वैल्यू। फिर कस्टमर के इंटरफेस पे जाने का आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग, और जो भी कस्टमर विप्रो का कस्टमर है आपका, कस्टमर को उसमें डालने का इंटरफेस के अंदर, और आईपी एड्रेस डाल देना, और इसका 28.1 है, ये वीआरएफ ऐसे क्रिएट हो जाता है। इतना सा काम करना है आपको सिर्फ, कहाँ पे, वीआरएफ बनाने के लिए क्या करना है, वीआरएफ उसका नाम, इसकी आरटी वैल्यू सेट करना है, आरटी वैल्यू सेट करना है, और फिर उस कस्टमर को उसके इंटरफेस को, उस कस्टमर के इंटरफेस को उस वीआरएफ में डाल देना। किसी को डाउट है यहाँ तक? अभी अपना क्लास आज इतना ही चलेगा, 2 मिनट में क्लास खत्म होने वाला है, तो जो भी क्वेश्चन जिसको पूछना है पूछ लोगे। हाँ रामदास जी कुछ पूछना है क्या? हेलो, आवाज आ रहा है सबको? हेलो, आवाज नहीं आ रहा क्या? हेलो दीपा, दीपा तो आई नहीं, विनायक,
हेलो, किसी को क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है भाई। हेलो, पंकज, आवाज नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? ठीक है, आज का क्लास कंप्लीट करते हैं अपन। हेलो,